हमारी प्यारी सी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो आ चुकी हैं। उनको इंतजार नहीं करवाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। स्वागत कैसे करते हैं आप लोग को सबको मालूम है ना, तो जोरदार स्वागत होना चाहिए, है ना। तो मैं उनको बुलाऊंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इतने सारे दिल हमें मिलने चाहिए, बहुत सारा प्यार उनके प्रति हम सबको व्यक्त करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए उनके लिए ढेर सारा प्यार बरसाइए जब तक कि मैं उनको बुला रही हूँ। ये बहुत जरूरी है। और ढेर सारे प्यार के साथ में हम लोग वेलकम करने जा रहे हैं आज मोनिका सरोहा का, जो आज हम लोगों को थायराइड हीलिंग के बारे में बताने वाली हैं। वो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर भी हैं और हम लोग को बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं। तो मोनिका का तरीका बहुत खास है जो लोगों को हील करते हैं। मैं अभी उसके बारे में आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मोनिका एक न्यूट्रिशनिस्ट है, नेचुरोपैथ है और आयुर्वेदिक हेल्थ कोच है, जो लोगों को प्राकृतिक और समग्र तरीके से अपनी सेहत को सुधारने में मदद करते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम सभी कोचेस रूट कॉज पर काम करते हैं। और मोनिका की विशेषता है कि ये थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट और हार्मोनल बैलेंस जैसे मुद्दों पर काम कर रही हैं। और इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, खास है। ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और न्यूट्रिशन को मिला करके एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करती है, जिसमें डिटॉक्स भी है, डाइट भी है, योग भी है और माइंड हीलिंग भी शामिल है। बहुत सारे लोगों को ये फैटी लीवर, प्री डायबिटीज और हार्मोनल समस्याओं से निकलने में अब तक मदद कर चुकी हैं। तो चलिए मिल करके बहुत दिल से, और दिल रुकने नहीं चाहिए, ढेर सारे हार्ट्स के साथ में वेलकम करते हैं आज हम लोग हमारी प्यारी सी गेस्ट का। क्योंकि आप सब देखोगे ना, आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा है ना। जैसे हम लोग को हो गया, अभी हम लोग रिसेंटली दिल्ली में मिले थे और मुझे तो बहुत प्यार हो गया था। तो मोनिका है ही ऐसी, तो इसलिए उनको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप भी सुनोगे ना, आपको भी आज प्यार होने वाला है। तो वेलकम मोनिका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। एंड फुल कम्युनिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जो आज मुझे ये मौका दिया, राखी मैम ने भी। और आपने जो ये स्टार्ट करवाया सेशन थायराइड चक्रा बैलेंसिंग के साथ साथ, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। तो अभी आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी ना ज्यादा टाइम लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप मेरा वॉइस ऑडिबल है अच्छे से। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। I have to share my screen now. So my screen is visible. Yes, Monica. Okay, thank you so Sure. much, ma'am. Again, good morning to everyone. My name is Monica Saroha and I'm a naturopath, होलिस्टिक हीलिंग में मैं काम करती हूँ। थायराइड को लेके अभी मैं काम कर रही हूँ, और भी मल्टीपर्पज जितनी भी डिसीजेज रहती हैं उनमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि थायराइड को कैसे माइंड बॉडी एनर्जी बैलेंस के साथ हील किया जाता है बाय यूजिंग मॉडर्न साइंस एंड हमारा जो एंशियंट विजडम रहा था, लाइक जैसे राखी मैम ने बताया, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथ को यूज करके कैसे हम अपने थायराइड को हील कर सकते हैं, वो सब मैं इस सेशन में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। व्हाट इज थायराइड? थायराइड, ये देखो, एक इतना सुंदर भगवान ने हमें दिया हुआ है, हर एक ऑर्गन हमारा बहुत ही सुंदर है। ये जो थायराइड हमारा ग्लैंड है, ये एक बटरफ्लाई शेप में होता है। बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो हमारे नेक के इस एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि टू लोब से कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर हम एम ऑडिबल? यस मोनिका, ओके ओके, कंटिन्यू। सॉरी। तो हमारा जो ये बटरफ्लाई ग्लैंड है, यानी कि जो बटरफ्लाई के दो पंख हैं, अगर हम मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो बटरफ्लाई के जो ये दो पंख हैं, ये दो लॉब्स की तरह काम होते हैं। इसका ये लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, इसको कनेक्ट करता है एक, यानी कि अगर ये बिटवीन का पार्ट, इन बिटवीन जो ब्रिज बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं इस्थेमस। इस ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, जहां पे थायराइड हार्मोन हमारा काम करता है, सिंथेसिस होती है।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक के इस एरिया में, यानी कि जो हमारी विंड पाइप है उसको ये सराउंड करके रखता है, कवर करके रखता है। इसके अंदर इसका काम क्या है? ये लगता तो छोटा सा है, ये मतलब 20 to 25 ग्राम्स का ही ग्लैंड होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, लेकिन ये काम क्या करता है? मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, मेन जितने फंक्शंस हैं, सबको रेगुलेट करता है थायराइड। जिसमें फर्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, हॉर्मोन्स, मूड, यानी कि हमारे स्किन, हेयर, नेल्स सबको बैलेंस करने में हमारा थायराइड काम करता है। फिर आती है हमारी, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म के कैसे हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के कैसे, मतलब जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, हार्ट रेट कैसा चल रहा है, डाइजेशन कैसा है, कैल्शियम का होमोस्टेटिस, यानी कि बॉडी का इनर आउटर टेम्परेचर को बैलेंस करने में, फ्लूइड का बैलेंस करने में, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म में थायराइड काफी हेल्प करता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे से थोड़ा एंगेज रहें। तो अभी आप तक किसी को ये पता था जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं थायराइड के बारे में, कि आपको ये चीज़ पता थी पहले से या आज ही आपको नई चीज़ पता चली है? एनीवन? राखी मैम, आवाज़ आ रही है मेरी ना? हाँ मोनिका, आपकी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज आप सब जरूर से चैट में लिखते रहें, ताकि आप सब कनेक्टेड रहें, है ना। हाँ जी। वो एक्चुअली मेरे को सामने से विज़िबल नहीं हो रहा, अगर मेरी स्क्रीन पे हाँ स्लाइड है। बिल्कुल, आपके, हाँ आपको नहीं विजिबल होगा क्योंकि आप स्लाइड ठीक है, शेयर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। नाउ, थायराइड काम करता कैसे है? अब मैं थोड़ा-सा डीप इसमें जाऊँगी, इसकी एनाटॉमी तो हमने देखा है कि ये चीज़ करता है। ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, जितना आपको समझ आएगा उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थायराइड काम करता है एक एचपीटी एक्सिस के ऊपर, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड के ऊपर। हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन के साथ काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस हमारा एक हार्मोन रिलीज़ करता है, दैट इज़ टीआरएच, जिसे बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कमांड देता है। ठीक है, कमांड देगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहां से टीएसएच सिक्रीट होगा, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। और फिर थायराइड हमारा दो तरह के हार्मोन बनाता है, जैसे T3 एंड T4। T4 हमारा 80 to 90% बनता है। उसके बाद उसकी कन्वर्जन होती है T3 की, जो मेन एक्टिव हार्मोन होता है, जो हमारा एक्टिव हार्मोन रहेगा थायराइड का, वो T3 रहेगा। लेकिन थायराइड सिर्फ T4 को प्रोड्यूस करता है 80 to 90% मैक्सिमम साइड में। और एक्टिव तो जो T3 की बात अगर मैं करूं, वो कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट कहाँ होता है? कुछ पार्ट उसका थायराइड में कन्वर्ट होता है, कुछ उसका लीवर में, यानी कि 70% ऑफ द लीवर और गट में वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर लीवर और गट आपका डिस्टर्ब है, तो थायराइड को डिस्टर्ब होने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ डॉक्टर्स तो नहीं, अगर हम आम इंसान की भी बात करें तो क्या होता है, अगर किसी को निकला है कि हाँ थायराइड के लेवल्स ऊपर नीचे आए हैं, तो वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारे थायराइड की प्रॉब्लम है और किसी के ऊपर काम नहीं करते। जैसे मैम ने बताया, हम रूट कॉज पे काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें गट पे और लीवर पे दोनों पे काम करना होता है, तभी हमारा थायराइड बैलेंस होता है। गट, लीवर और हमारा ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, यानी कि स्ट्रेस लेवल्स हमारे क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है। फिर आती हैं हमारे कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या-क्या आती हैं? अब किसी को होता है कि यार, ये कोई इंसान ऐसे बोलता है कि हाँ, हमें थायराइड हुआ था, हम तो सूख गए हैं, है ना? वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया। या किसी को होता है कि ये तो फूलने वाला थायराइड है। और इसके अलावा भी इतने सारे टाइप्स हैं, आज आप उसी उन सब पे मैं बात करूँगी और आप समझ पाओगे कि ये चीज़ें होती क्यों हैं और होती कैसे हैं। फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज़्म। अगर थायरॉइड अपना जो हार्मोन है अंडर प्रोडक्शन में है, मतलब वो बन ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है? वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फटीग रहने लगती है, सारा दिन थकावट में निकलता है, सुबह उठो तो मन नहीं करता उठने का, ब्रेन फॉग, जैसे हम कहीं खड़े हैं और हमें एकदम एक बात याद आती है और सेकंड थॉट हमारा होता है कि यार हम क्या बात याद कर रहे थे, हमें याद नहीं रहता, है ना? वो कॉन्स्टिपेशन होना, ड्राई स्किन होना, ब्रैडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट जो होती है वो स्लो होने लगती है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में होता है। सेकंड आता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर इंसान का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, काफी मतलब एकदम सर्टेन भी हो जाता है अचानक से, और कभी कभी स्लोली भी होता है।
वो डिपेंड करता है उसके लेवल्स के ऊपर। इसमें क्या है कि थायराइड हार्मोन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा से काम कर रहा है। अगर मैं आपको एक विज़िबल मतलब एक इमेजिनेशन में लेके जाऊँ कि वो जो बटरफ्लाई है हमारी, एक तो वो है स्लो-स्लो अपने पंख फैला रही है ना? वो तो हाइपोथायरायडिज़्म हो गया कि वो काम ही नहीं कर पा रही। और अगर एकदम फड़फड़ाने वाला काम होता है, तो वो होता है हाइपरथायरॉइड के केस में। उसमें क्या होगा, फास्ट हार्ट रेट आएगा, और जिस जैसे उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आई थी, तो इसमें डायरिया की प्रॉब्लम भी आ सकती है, मेटाबॉलिज्म जो फास्ट हो जाता है कि हम खा इतना रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी को लग नहीं रहा। फिर आती है बात Recording in progress. गोइटर। गोइटर क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब किसी किसी को अगर आपने देखा हो कि यहाँ से फूला हुआ नेक लगता है, अब मेल्स में वो दिखता है हल्का-फुल्का, वो सेपरेट थिंग है, लेकिन अचानक से अलग से ही दिखना शुरू हो जाता है। वो उसके अंदर उसे गोइटर की प्रॉब्लम कहते हैं। विजिबल स्वेलिंग इन द नेक, निगलने में प्रॉब्लम आती है। इवन इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है अगर उसको ध्यान ना दो, तो वो अगर जब हम खाना निगलते हैं तो वो ऊपर-नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी हो जाती हैं, यानी कि बॉडी खुद को ही हर्ट करना शुरू कर देती है। देन आती है थायराइड नोड्यूल्स और सिस्ट की बात। जब कभी भी सुना हो कि इसके गले में गांठ बनी है या नोड्यूल्स, तो नहीं, मेनली कॉमनली सुना जाता है सिस्ट या गांठ बनने की बात सुनते हैं। तो उसमें एक होती है बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट, या तो नॉन कैंसरस होती है या फिर कैंसरस भी हो जाती है ग्रोथ। अगर उसे हम छोड़ देंगे या ध्यान नहीं देंगे, नहीं कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, नॉर्मली है ये चीज़ें, उस चीज़ का ध्यान देना है। जैसी भगवान ने हमारी बॉडी हमें दी है, उसमें अगर हल्का-फुल्का भी कोई चेंज आ रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन रही है। पेन ऐसे तो नहीं शुरू हो जाता ना बॉडी में, कहीं न कहीं अब पेन हो रहा है, किसी ने चूंटी की, तो पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन रुका वहाँ का, इसी वजह से पेन हमें महसूस हुआ। तो अगर कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो रही है बॉडी के अंदर, कहीं जैसे नील पड़ जाने या फिर कुछ भी है सेपरेट, मतलब मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी आपको लग रहा है बॉडी में, तो तुरंत उसका एक्शन लेना चाहिए। तो थायराइड नोड्यूल्स और सिस्ट की बात कर रहे थे, लंप्स इन द नेक, वॉइस का चेंज हो जाना, कईयों की आवाज़ भारी हो जाती है या पतली हो जाती है या आवाज़ निकल नहीं पाती, तो ये थायराइड नोड्यूल्स है, सिस्ट की वजह से भी हो सकता है। देन आता है थायराइड कैंसर। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी कि जो कैंसरस ट्यूमर्स है वो बढ़ जाते हैं या ध्यान नहीं दिया जाता स्टार्टिंग में, तब ये चीजें आ जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट आता है हैशिमोटो, यानी कि अगर जिसको हाइपोथायराइड है, हैशिमोटोस में क्या होता है, वही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये ऑटो इम्यून तभी बनता है जाके जब हम स्टार्टिंग में इसका ध्यान नहीं देते। अगर हम हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स बाद अपना ब्लड चेकअप करा रहे हैं, और हमें पता है हमारी बॉडी के इंटरनल क्या चल रहा है, ऊपर-ऊपर से ना सजा के बॉडी को इंटरनली भी अगर हम सजा लें, तो इससे अच्छी बात नहीं है, ज़िंदगी जीने का यही तरीका रहता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर सीवियर रहता है या ऑटो इम्यून में चला जाता है, तो वो हैशीमोटो थायरॉयडिटीज़ बन जाती है। सेम उसी साइड में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, किसी की आपने अब नोटिस किया हो कि फ्रॉग आइज़ हो जाती हैं, मतलब अभी नॉर्मल आइज़ हैं, तो जब इनको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आता है, यानी ग्रेव्स डिज़ीज़ आता है, तो वो जो आँखें हैं, वो बाहर की तरफ निकलने दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो भी थायरॉइड का केस बनता है। कैल्सिटोनिन रिलेटेड इश्यूज, ये एमटीसी रहता है, एक मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ये कैंसर ऑफ सी सेल्स। अगर इसमें ब्लड इसमें हमारे ब्लड लेवल्स में कैल्शियम के लेवल्स ज्यादा आ रहे हैं, या फिर अनएक्सप्लेन्ड अचानक से ही नेक में लंप्स बनने शुरू हो गए हैं, तो हमें टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये एक कैंसरस फॉर्म हो सकती है थायराइड की। अब आती है ये होती क्यों है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जैसे अभी मैम ने भी बताया था कि अगर हम अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस करते हैं, तब भी हमारी थायराइड फंक्शंस में दिक्कत आती है। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे बात करें, तो आयोडीन जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारा थायराइड हार्मोन का। थायराइड हमारा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शेफ है हमारा थायराइड, है ना? वो चीज़ें बनाता है। अब मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा इसका थायराइड का? आयोडीन। ये हमारे थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करवाता है। सेलेनियम क्या करता है? एक नाइफ है T4 से T3 में कन्वर्ट करने का। मतलब वो T4 को सेलेनियम T4 के साथ काम करेगा और उसे T3 में कन्वर्ट करेगा, जो एक्चुअल नीड होती है हमारी बॉडी की। देन आता है जिंक एंड आयरन। वो मसाले लगा लो, वो स्पाइसेस हैं जो कि हमारी रेसिपी को, ये कंप्लीट थायराइड की जो रेसिपी रहती है उसको और मेटाबॉलिज्म को अच्छे से चलाने का काम करते हैं।
तो इनकी अगर डेफिशिएंसीज बॉडी में है तब भी थायराइड के केसेस बन जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं इतना। पहले तो हमें कभी नहीं सुना था ना कि हमारे दादी नानी मतलब परनानी, अगर हम अपना पूर्वजों की बात करें तो कभी किसी को ये नहीं सुना था कि इसको थायराइड है। ये आ क्यों रही है एकदम ही, क्यों? हर मतलब अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में मेल से ज्यादा केसेस आ रहे हैं थायराइड के। क्यों आ रहे हैं, अब इस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट है क्रॉनिक स्ट्रेस। जैसे ही हमारा कोर्टिसोल बढ़ता है तो हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। और कोर्टिसोल बढ़ता क्यों है? क्योंकि सभी वुमेन्स को यही सिखाया गया है कि किसी को फालतू बात नहीं करनी, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखो। अगर किसी ने लेडी ने किसी कुछ भी बात करी सामने से तो मतलब इसके संस्कार अच्छे नहीं है। लेकिन इंसान को इतना सोच समझना चाहिए ना कि अगर सामने वाला बात अपनी रख रहा है तो कम से कम उसे सुने तो सही। तो जहाँ-जहाँ हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़े, सिर्फ यही नहीं, अगर और भी चीज़ों से, घर की दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत, जहाँ भी हमारा कॉर्टिसोल बढ़ा, वहाँ पे ज़रूर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन पुअर स्लीप। अब स्ट्रेस बढ़ा, तो स्लीप आना तो किसी के बस का रहता नहीं है। यानी कि क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। अब इसकी अगर सर्कैडियन रिदम की बात करें, हर एक ऑर्गन का अपना टाइम होता है, रात को सोने का, रात को काम करने का। इंटरनल ऑर्गन्स का भी। लेकिन हम जब सोते ही नहीं हैं, तो क्या रहेगा? सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अगर स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी रिकवर कभी नहीं हो सकती। कोई कहता है कि मेरे को 4 घंटे नींद आती है, 2 घंटे, 1 घंटे के बाद नींद आती है। जिसको डीप स्लीप नहीं आ रही है आज के टाइम में, तो वो अपनी इसको डिज़ीज़ को न्योता दे रहा है कि आओ और हमें दवाइयाँ खिलाओ। है ना? तो फिर अगला हम करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात। अल्ट्रा प्रोसेस्ड रिफाइंड हो गया, बाहर की पैकेजिंग फूड्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, सब डिस्टर्ब करने के लिए ही बने हैं। वो लिविंग नहीं है फूड, वो नॉन लिविंग फूड्स होते हैं। उन्हें हम दोबारा उगा नहीं सकते। अगर हम दालों की भी बात करते हैं, अगर हम दालों को भी बाहर 1 दिन के लिए भी रख देते हैं, तो वो सड़ जाती है। दूध रखते हैं, दूध भी सड़ जाता है ना गर्मी में। लेकिन अगर इनको बर्गर या पिज़्ज़ा या प्रिजर्वेटिव्स जिनके अंदर डले हुए होते हैं, इनको सालों-साल कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें भी हमारी बॉडी को खराब कर रही हैं। हमारी बॉडी सिर्फ़ बनी ही है, 5 तत्वों से बनी है, सब एग्री करते हो ना? 5 तत्वों से बनी है, तो 5 तत्व अगर डिस्टर्बेंस आई है, तो वो 5 तत्व ही मिलके इसको ठीक करेंगे। बर्गर, पिज़्ज़ा खाने से या फिर कुछ बाहर की चीज़ें खाने से हम ठीक नहीं हो सकते। फिर आता है गट डिस्फंक्शन की बात। अब स्ट्रेस बढ़ा, स्लीप खराब हुई, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया, रात को हम सो नहीं पाते, या बच्चे हैं या बड़े हैं, ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो से, तो हम मँगा के खाते हैं, तो क्या होगा? गट डिस्फंक्शन होगा। क्योंकि T4 का T3 में कन्वर्ज़न गट के अंदर होता है, 70% गट के अंदर होता है, तो वही डिस्टर्ब होगा, तो वो किसी भी हालत में कन्वर्ज़न होगा नहीं, तो थायरॉइड वहाँ से भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब अगर इन सब से भी चीज़ों से बचा हुआ है इंसान, तो घर में जो हमारे एल्युमिनियम का बर्तन है, फ्लोराइड जो पानी में आ रहा है, टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड आ रहा है, पेस्टिसाइड्स जो आ रहे हैं, या हेवी मेटल्स की भी बात करें, मर्क्यूरी या लेड की, तो वो चीज़ें भी हमारी बॉडी को परेशान कर रही हैं। देन ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसने सर्दियों में आंवले नहीं खाए हैं अच्छे से, तो उनकी भी इम्यूनिटी पे काम, ये जस्ट एक जोक अपार्ट, मतलब खाना चाहिए सीज़नल और रीज़नल चीज़ें। तो मैं तो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि मुझे आंवले पसंद है, तो मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ उनको। तो ऑटो इम्यूनिटी की अगर बात करें, तो हैशिमोटो जो है वो हाइपोथायरायडिज़्म को, तो मैंने आपको बताया होता है। जब भी हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, तभी हमारे अंदर ऑटो इम्यून के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचना है, और कैसे बचना है वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब माइंड गट थायराइड का कनेक्शन मैंने बताया, जैसे-जैसे हमारा एक फाइट और फ्लाइट मोड, सिम्पैथेटिक मोड रहता है, एक रेस्ट एंड रिपेयर रहता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक। तो फाइट और फ्लाइट मोड में क्या कहता है कि एकदम अब कोई भी टेंशन आ गई, मान लो हम रात को सोने लगे हैं, फ़ोन की बात करते हैं। हमने सोते टाइम कोई ऐसी एक्सीडेंटल या कुछ भी, मतलब अनरीज़नेबल या कोई भी बुरी या मन को परेशान करने वाली कोई भी रील या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ भी देख लिया, तो क्या होता है, बॉडी एकदम फाइट मोड में जाएगी, मतलब कुछ परेशानी आई, है ना? और सेकंड हमने रील देख ली कुछ हँसी वाली, तो ये वाला सीन ये हो जाता है कि मम्मा इधर से प्यार कर रही है और पापा इधर से थप्पड़ लगा रहे हैं। है ना? तो वो चीज़ माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से
डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, हार्मोन्स की डिस्टरप्ट हो जाती है सिग्नलिंग, है ना? और डाइजेशन इम्पेयर्ड, जैसे मैंने अभी बताया, डाइजेशन वीक हो जाता है, स्लीप पुअर होती है, वाटर और वेट रिटेंशन की या एंग्जायटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वहीं पे अगर हम टाइम से सोएँ, रेस्ट एंड रिपेयर में यानी कि पैरासिम्पैथेटिक उसमें बॉडी को लेके जाएँ, रेस्ट एंड रिपेयर मोड में लेके जाएँ, तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस्ड रहेंगे, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ हम करते हैं फास्टिंग में, है ना? जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा टाइम से उठना, टाइम से सोना रहता है, हमें पता होता है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पूजा हमें टाइम से करनी है, बॉडी की भी करते हैं हम, भगवान की भी करते हैं। तो वो हमारा शेड्यूल बना होता है। उसमें हम नींद भी अच्छे से लेते हैं। ये फ़ील सबको होता है ना कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हल्का महसूस होता है। क्योंकि हम उस टाइम पे कुछ बाहर का नहीं खा रहे होते। हम कुछ ऐसा नहीं खा रहे होते जिसके अंदर अच्छी वाइब्स ना हो। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो सबने सुना है ना? तो वैसा ही खाना है जैसा हम अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं। अब ये इसमें से हमें क्या पता लगता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा थायरॉइड से अलग नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है तो ये डीपली कनेक्टेड है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी का और थायरॉइड का क्या कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है, ठीक है? उसके बाद इसका यानी कि सेकंड ब्रेन जिसको कहते हैं गट, उसका कनेक्शन कैसा है? गट नहीं ठीक रहेगा तो हार्मोन्स की सिग्नलिंग में बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस आएगी, डाइजेशन नहीं सही रहेगा, स्लीप और रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे। ना वेट रेगुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रेस्ट और रिपेयर के लिए बॉडी को नींद देना, बॉडी को रिलैक्स रखना, भगवान ने रात बनाई इसीलिए ना कि इंसान सो सके और नेक्स्ट डे के लिए अपनी बॉडी को रिपेयर कर सके। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? उल्टा एकदम। दिन में सो रहे हैं 12 बजे तक, रात को जाग रहे हैं 2 बजे तक। तो ऑब्वियसली है बॉडी को, हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है ना, मतलब देख के भी डर लगता है कि भगवान ना करे किसी को यहाँ के ऐसे दर्शन हो। इतनी लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे वो छोटी से बड़ी दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके कि कैसे अपनी बॉडी को ठीक करना है। देन इमोशनल हेल्थ एंड हिडन ट्रिगर्स। अभी जैसे बात की थी कि अपने जितने भी अपने इमोशंस हम सप्रेस करके रखते हैं, वो सिर्फ हमारे हेड में नहीं रहते, वो सारा बॉडी का फंक्शन, थायराइड फंक्शन भी है उसमें, जितनी भी बॉडी की फिजियोलॉजी है सारी वो इंक्लूड कर देता है। सबको मतलब परेशान हो जाता है एकदम ही, जैसे कोई अचानक कुछ भी कोई बैड न्यूज़ सुने तो पेट में मतलब परेशानी होती है ना, एकदम किसी को फ्रेश होने का हो जाता है, किसी को मतलब ठंडा पड़ जाना, है ना? कोल्ड हैंड फीट बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ़ दिमाग में नहीं रहते इमोशंस, इमोशंस सारी बॉडी को करते हैं डिस्टर्ब। इसमें आता है बर्नआउट। प्रोलॉन्ग्ड एक्सॉशन डिप्लीट्स एड्रिनल एंड थायरॉइड रिजर्व्स। वही है कि काफ़ी टाइम से अगर हम सोच में किसी भी चीज़ को अगर लेके बैठे हैं दिमाग में, वो बर्नआउट हो रहा है दिमाग में या बॉडी में, तो वो चीज़ परेशान करेगी। सप्रेस्ड इमोशंस की हमने बात की और लैक ऑफ बाउंड्रीज़। अपार्ट फ्रॉम थायरॉइड हेल्थ या बॉडी हेल्थ, मैं सभी से इतना ही कहना चाहूँगी, सभी कहाँ परेशान है आज के टाइम में कि हम किसी को ना नहीं कर सकते। अगर हमें पता है कि यार नहीं हमारे खुद का भी दिक्कत आएगी, पर हमें क्यों नहीं करना ना, क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, है ना? इसने इंसान ने हमारा साथ नहीं दिया। पर अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो, ठीक है? अपने बॉडी सिस्टम को ड्रेन मत होने दो, वहाँ पे जहाँ पे आपकी नीड नहीं है। वहाँ पे एनर्जी को लगाओ जहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके फैमिली की सक्सेस, है ना? आपकी हैप्पीनेस वहाँ पे हो। और हमें पता होता है, एक ऑरा में हम ऐसे में जाते हैं कि यार नहीं आज हमें जाके यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो उस चीज़ से बचो थोड़ा। अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ कि मेरे को यहाँ पे जाना है, इस टाइम पे जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सोचना है और ये नहीं सोचना। खाना सिर्फ़ मुँह से नहीं होता, खाना इमोशंस का भी होता है, खाना थॉट्स का भी होता है, तो वो भी फ़िल्टर करके अपने अंदर डालो। ट्रॉमा लोड, अगर कहीं भी किसी भी तरह का यानी कि अगर मैं बात करूँ, किसी का बचपन में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुआ है और वो उसका निकल नहीं पाया, इनर चाइल्ड हीलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो अगर वो नहीं सॉर्ट आउट हो पाया, तो वो चीज़ ज़िंदगी भर नहीं निकलती। तो हमें अपने बच्चों को भी इतना अवेयर करके रखना है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो शेयर करो, उसे बाहर निकालो। कई केसेज़ ऐसे आते हैं हमारे पास जिसके अंदर किसी को अगर पूछो तो मतलब अंधेरे से क्यों डर लगता है? तो कुछ ना कुछ उसके साथ बचपन में हुआ है, जो वो अंधेरे में जाने से डरता है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का, उसे मतलब बर्नआउट करने का या फिर उसे भूल जाने का, उसके लिए हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिसेज़ हैं, जैसे अफ़र्मेशंस राखी मैम करवाते हैं ना, अफ़र्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस,
होपोनोपो एक हमारी प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं। जर्नलिंग, लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी से नहीं शेयर करना तो आप उसे लिखना शुरू करो, तब भी हम काफ़ी ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हैं। नाउ अगेन हम थायराइड सपोर्ट के ऊपर आते हैं। अब इसके अंदर क्या-क्या ज़रूरी है? जैसे हम अपनी डाइट में ऐड करें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स को, एग्स, पनीर, दाल, सीड्स, नट्स, है ना? ये बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। प्रोटीन सभी को पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक है हार्मोन सिंथेसिस के लिए, है ना? तो और फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि गट को सही करने के लिए फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर हमें चाहिए। हाइड्रेशन हमें अच्छी से चाहिए। वेजिटेबल्स, जितना लोकल सीज़नल फूड हम खाएँगे। मैं नहीं ये कह रही हूँ कि आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो आप ऑयल ही यूज़ करो। आप अपना रीज़नल सीज़नल यूज़ करो ना। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो आप। कोई बॉडी को कोई नुकसान नहीं देगा अगर आप अच्छे से उसे मतलब क्वांटिटी उसकी अच्छे से यूज़ कर रहे हो, माइंडफुली आप खा रहे हो, तो ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। अब फॉरेन के अगर फ्रूट्स अगर कहें हम मैं कहूँ आपको कि बेरीज़ करो इंक्लूड या फिर ड्रैगन फ्रूट करो, अब तो ड्रैगन फ्रूट की भी खेती यहाँ पे होने लगी है। लेकिन अपना जितना रीज़नल सीज़नल और वो कैसे पता चलेगा? जो रीज़नल और सीज़नल होगा, हर सीज़न में अभी जैसे अब गर्मी आएगी तो आम की मतलब स्टॉल्स या फिर रेहड़ी लगा लो अगर आप सुंदर मतलब अगर आप देखो रेहड़ी की भी अगर हम बात करें तो पूरे मतलब भरी होती हैं। वो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लोकल है, रीज़नल है और सीज़नल फूड है। तो उसे कंज़्यूम करो। सर्दियों में फिर वो मैं आँवला की बात करूँगी, आँवला हो गया, बीटरूट हो गया, कैरट होगी, ये चीज़ें आप कंज़्यूम करो, तो बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है और हमें परेशानी भी नहीं होती कुछ भी। वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, रिच इन सेलेनियम, ज़िंक, आयरन, बी12, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें भी आपको इंक्लूड करनी है अपनी प्लेट में। स्टेबल ब्लड शुगर, अब ब्लड शुगर को भी स्टेबल करने के लिए यानी कि हम मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हम और स्ट्रेस पे ज़रूर से ज़रूर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कनेक्शन माइंड से ही रहता है। अब नो सिंगल फूड हील्स द थायराइड। अगर मैं आपको कह दूं कि आप सेलेनियम लेना शुरू कर दो या सिर्फ जिंक लेना शुरू कर दो, सिर्फ एक फूड की बात नहीं होती। ये सारी ही सारी ओवरऑल डाइटरी पैटर्न की बात होती है जो मैटर करती है, यानी कि विटामिन डी और बी12 की टेस्टिंग जरूरी है हर एक के इंसान के अंदर। बच्चे से लेके बूढ़े तक में आज के टाइम में विटामिन डी और बी12 लो चल ही रहा है। आप लोग भी अगर चेक करवाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये लो है। क्यों है? क्योंकि विटामिन डी के लिए सनलाइट चाहिए और हम सन में बैठते नहीं हैं। जब ये दिक्कतें ही फेस करनी पड़ रही है क्योंकि हम नेचर से नहीं जुड़े हुए। बी12 की अगर बात करें फर्मेंटेड फूड खाने के लिए बोलते हैं, किमची हो गया, कांजी हो गया या फिर हम फर्मेंट करके डोसा या इडली बनाते हैं घर में, उसका आम का अचार हो गया। अचार खाने से भी आजकल सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑयली है। उस चीज़ में ऑयल हमें दिखेगा। अचार घर का बना हुआ है उसका ऑयल दिखेगा। जो बाहर 4-4 बार, 5-5 बार, हज़ारों बार सेम तेल को यूज़ करके वो फ्राइड निकाल रहे हैं, जंक फूड बना रहे हैं, उसमें हमें ऑयल नहीं दिखेगा। ना वो बच्चों को दिखेगा, ना पेरेंट्स को दिखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपने प्लेट को कैसे बनाना है, क्या-क्या उसमें इंक्लूड करना है, तो ताकि हम इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम को फेस ना ही करें। देन आती है बात मूवमेंट, स्लीप एंड नेचर की। अब कई लोग ऐसे आते हैं कि हमें सिर्फ डाइट बता दो और हमें मूवमेंट नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। अब ये बात वो होगी कि एक गाड़ी घर में खड़ी है और गाड़ी खड़ी है और उसमें आप तेल लाके डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, उसको चला नहीं रहे तो एक दिन क्या होगा? जाम हो जाएगी वो बिल्कुल। तो ऐसे ही बॉडी का है, जो भगवान ने शरीर दिया है उसको उसमें मूवमेंट करना ज़रूरी है। मूवमेंट एज़ मेडिसिन का काम करती है। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, विमेन्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत, बहुत ज़्यादा नीड है। यूट्रस से लेके माइंड तक का सबका रोल है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कवर कर जाता है। उसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी जाती है, जब हमें डायबिटीज़ की तरफ बॉडी जा रही होती है या वेट गेन की तरफ जा रही होती है, तब भी हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत नीड होती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नीड ना हो। देन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है? वॉकिंग से, योगा से, ठीक है ना? योगा हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। वॉक कर सकते हो आप नेचर में जाके जिसमें अ, अच्छे से मैं क्या करती हूँ जब मेरा मूड अपसेट होता है तो मैं एक ट्री को जाके हग कर लेती हूँ। आप करके देखना इस चीज़ को, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना। हाँ, मेक श्योर कि उसके ऊपर चींटियाँ ना हो, कभी कल को आप मुझे डाँट मारो कि ये क्या बता के गए थे आप हमें। तो एक ट्री को अगर आप हग करोगे और नेचुरल सी बात है, आप पानी चल रहा है, नदी के किनारे जाओगे, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत काम होता है। योगा की अगर बात करें सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन,
भुजंगासन, धनुरासन और भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, ये सारी चीज़ें जो है वो थायराइड में काम करती है और वैसे भी ओवरऑल ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मोबिलिटी अब ज़रूरी क्यों है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे गाड़ी के पहिए चलते रहने चाहिए, तो बॉडी के भी पहिए चलते रहने चाहिए, तो इसी वजह से भी मोबिलिटी वर्क का ज़रूरी है। देन स्लीप एंड सर्काडियन रिदम। अगर पुअर स्लीप है, तो वो हार्मोन को और क्रेविंग्स को मतलब हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगी, क्रेविंग्स को बढ़ाएगी। मॉर्निंग की सनलाइट, कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग, ये पावरफुल रेगुलेटर्स हैं। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, अगर आप चल नहीं पा रहे, आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, आप योगा नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप स्टार्ट करो रात को सोने से पहले भ्रामरी भ्रामरी शुरू करो और सुबह की सनलाइट लेनी शुरू करो और स्लीप मतलब खाने का टाइम और स्लीप का टाइम आप फिक्स कर लो। इसी से आपके अंदर इतने चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस तक बूस्ट होगा इससे। ठीक है, और देन आती है नेचर एज़ मेडिसिन, जैसे अभी मैंने बताया फ्रेश एयर के लिए, सीज़नल ईटिंग के लिए मैंने आपको बताया। तो ये हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस करती है और हमारे हमें अच्छे मतलब भविष्य की तरफ भी लेके जाती है। एनर्जी बैलेंस एंड एंशिएंट विज़डम, अगर इसकी बात करते हैं हम, तो हमारा अगर सेल लेवल पे, बिल्कुल छोटा लेवल पे, अगर बॉडी में सेल लेवल पे बात करें, तो यानी कि एटीपी मेटाबॉलिज्म और सेलुलर फंक्शन पे ये सारी चीजें काम करेंगी। ठीक है, इमोशनल एनर्जी पे काम करेंगी, नर्वस सिस्टम की एनर्जी पे काम करेंगी, स्पिरिचुअल एनर्जी पे भी काम करेंगी। कैसे काम करेंगी? अब बायोलॉजिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो सेलुलर फंक्शन पे जब हम अच्छा खाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, स्लीप अच्छे लेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली सेल्स को भी पता चलेगा कि हाँ कुछ अच्छा बॉडी के साथ हो रहा है। देन फास्टिंग, अगर हम फास्टिंग पे भी जा रहे हैं, हर एक के लिए फास्टिंग नहीं बनी होती, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए फास्टिंग एक रामबाण का ही इलाज है। जिसको भी अगर लग रहा है कि बॉडी में कुछ डिस्टरबेंस आई है, इवन कैंसरस अगर सेल्स बने हैं, तो फास्टिंग उसमें भी बहुत अच्छा यूज करती है। क्यों? क्योंकि फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी उन सेल्स को भी बर्न आउट करना शुरू कर देती है जिनकी हमें नीड नहीं है। नर्वस सिस्टम एनर्जी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिजाइलेंस, यानी वही स्लीप अगर हम अच्छे से ले रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हम शांति से सोच सकेंगे कि हमें क्या करना है, इसमें डिसीजन क्या लेना है। लेकिन अगर हम नींद ही नहीं पूरी करेंगे, तो हम चिड़चिड़े भी रहेंगे और गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं उस टाइम पे। इमोशनल एनर्जी, प्रोसेस्ड फीलिंग्स, हेल्दी बाउंड्रीज, वही बाउंड्रीज क्रिएट करना जैसे मैंने आपको बताया, और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से सोच समझ के बताना, हमने क्या खाना है मुंह से और क्या खाना है हमने ब्रेन से, वो चीज को भी सोच के चलना। स्पिरिचुअल एनर्जी, पर्पस, ग्रेटिट्यूड, कनेक्शन, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, जितना आप शुक्रिया करोगे, ये हमने बड़ों से भी सीखा था, लेकिन अभी जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बचपन में नहीं हम कर पाते थे। पर मैं चाहती हूँ कि आने वाली जितनी जनरेशन है वो सब इस चीज को समझे कि जितना हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे हर एक छोटी चीज के लिए, हर एक छोटी चीज के लिए, वो दुगनी चौगनी मतलब 10 गुना होके भी हमारे पास वापस आती है। कनेक्शन बिल्ड होता है हमारा यूनिवर्स के साथ, हमारे भगवान के साथ। हमें हम अपना पर्पस क्लैरिटी के साथ नजर आता है सामने से कि हमें करना क्या लाइफ में। देन अकॉर्डिंग टू अगर आयुर्वेदा की बात करें, अगर ये आयुर्वेदा में 3 तरह की रहती हैं, कफ, वात, पित्त, 3 तरह की बॉडीज होती हैं। कफ में स्लगिशनेस या वेट गेन होना दिखता है, वात में एंजाइटी, इरेगुलरिटी, या पित्त में हीट, जिसकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, तो वो उनका पित्त बढ़ा होता है। तो अभी मैं इसके बाद मैं आपको अपना नाड़ी प्रशिक्षण करना भी एक बार सिखाऊंगी, अगर आप लोग सीखना चाहो। तो अगर इन चीज़ों को भी बैलेंस करें हम तीनों को, क्योंकि बॉडी हमारी कफ, वात, पित्त से मिलके बनी है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना होगा? एक तो हमारा डाइजेशन गुड होना चाहिए, हमारा गट अच्छा होना चाहिए, यानी कि अग्नि। दिनचर्या हमारी अच्छी होनी चाहिए, और हमें अपनी-अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर किसी की कफ डोमिनेंट है या वात डोमिनेंट है या पित्त डोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाना खाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज करनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोचना, या जो भी लाइफ में हमें करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें, तो ये सारी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। नाउ कमिंग टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में क्या-क्या कुछ थेरेपीज ऐसी हैं जो हमें थायराइड को हीलिंग करने के लिए हम बताते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मड पैक की। मड पैक में क्या होता है? हम मिट्टी का लेप लगाते हैं। गट के ऊपर भी काम करता है वो, थायराइड के ऊपर भी काम करता है, वेट पैक भी काम करता है। वेट पैक में भी हम फुल बॉडी वेट पैक भी देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। देन आती है हाइड्रोथेरेपी। जब हम इस एरिया में कोल्ड और हॉट वाटर की एप्लीकेशंस देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम,
स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब हम इसको एप्लीकेशन देते हैं तब भी हमारा स्टिमुलेट होता है। अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म है, किसी का काम नहीं कर रहा है, यानी कि बटरफ्लाई के स्विंग्स बिल्कुल बिल्कुल आराम से हिल रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें उसे एक्टिवेट करना है ताकि वो अच्छे से स्पीड से काम कर सके, ओवर स्पीड नहीं, उसकी एक्चुअल स्पीड के साथ। तब हम उसे कोल्ड एंड हॉट वाटर एप्लीकेशंस देते हैं या फिर कोल्ड वाटर स्टिमुलेशंस देते हैं। ये कुछ थेरेपीज होती हैं जो हम उसे ऐड ऑन करते हैं। एक मैं ऐड और बताना चाहूंगी आपको कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, तो सुबह उठ के अगर वो दही की मसाज करे इस एरिया में, दही से मसाज करे, तब भी उसका ये जो थायराइड है वो एक्टिवेट होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं करेंगे हम, जो यानी कि जिसमें वेट लॉस हो रहा है या जो सूखने वाला जिसे कहते हैं थायराइड, उसमें नहीं करना। जिसमें हमारा ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी कि बटरफ्लाइज बिल्कुल स्विंग कर रही है आराम आराम से, तो उसमें हम थायराइड की मसाज करेंगे। किससे? दही से, सुबह उठ के। और जब भी हम थायराइड की टेबलेट लेते हैं, उसके विद इन 1 आवर और हाफ एन आवर मैक्सिमम कुछ ना खाएं, तभी हमारा थायराइड अच्छे से काम करेगा। लेकिन वो सिंथेटिक फॉर्म होती है एक हार्मोन की, ठीक है? उसमें अब वो एक हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है ताकि बॉडी को रेगुलेट करे। अगर स्टार्टिंग ही है, किसी की स्टार्टिंग स्टेज है, तो उसे अवॉइड करके अगर हम नेचुरोपैथ, आयुर्वेदा या जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, जो-जो डेफिशिएंसीज़ हैं, अगर हम उनसे उभर के काम करें या उसे इंक्लूड करके डाइट में काम करें, तो हम ईज़िली उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये आपका हीलिंग रोड मैप रहेगा कि आपको करना क्या है। पहले आपको हर 3 महीने या 6 महीने में अपने सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग या वैसे भी नॉर्मल भी आप क्या कराओगे, लैब टेस्ट अपने करवाओगे। अपने स्ट्रेस और लोड के ऊपर काम करना है। अपनी न्यूट्रिशन और मूवमेंट को बढ़ाना है। यानी कि अगर हम अभी काम कर रहे हैं, आई नो यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डाइट में प्रोटीन का ज़ीरो है, जिनका प्रोटीन ज़ीरो है बिल्कुल। तो अगर बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं रहेगा बॉडी का, प्रोटीन नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो कैसे बॉडी काम करेगी, है ना? अपनी स्लीप और जो हमारी सर्कैडियन रिदम है, उसके ऊपर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जर्नलिंग किस लिए है कि आज मैंने ये काम किया, मैंने अपनी बॉडी के लिए ये काम किया, मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी किया, अच्छा किया, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, वो आपको प्रोग्रेस अपनी ट्रैक करनी है। अपार्ट इससे अपनी बॉडी के जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, उसकी प्रोग्रेस भी आप ट्रैक करोगे। पर्सनलाइज़ योर प्लान, जो भी डाइट प्लान आप बनवा सकते हो या बना खुद सकते हो, खुद से काम करो। खुद अपने आप को इतना मतलब एडुकेट करो कि आप खुद का प्लान बना सको, अपनी फैमिली का ध्यान रख सको। देन कंटिन्यू मेडिकल सुपरविजन। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल जो डॉक्टर्स काम कर सकते हैं वो डॉक्टर्स काम करेंगे, लेकिन अगर 20% डॉक्टर्स को अपनी बॉडी दी हुई है तो 80% आपको करना पड़ेगा, तभी वो 20% भी काम होगा। वरना लाइफ लॉन्ग अगर आप थायराइड की टेबलेट भी खाओगे तब भी आप उभर नहीं पाओगे, और जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं। हीलिंग बिगिंस व्हेन वी स्टॉप ट्रीटिंग द थायराइड। अब थायराइड को सब बोलते हैं कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, लेकिन थायराइड हो नहीं गया। थायराइड कोई, सिर्फ थायराइड एक सिम्टम है कि बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस आई है। वो कोई दुश्मन नहीं है हमारा, है ना? वो तो हमारी सारी बॉडी को संभाल रहा है ना, अब तक संभाल ही रहा था। भगवान ने तो नहीं ऊपर से बना के ऐसा भेजा था कि जा तुझे थायराइड हो जाएगा, थायराइड तेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। करा तो हमने खुद है ना। रात को हम टाइम से सोते नहीं है, गलत हम खाना खा रहे हैं, मूवमेंट हमारी कुछ है नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ते हमें सांस फूल जाता है ना? तो वो चीज़ है कि हमें अपनी बॉडी को उतना रेगुलेट रखना है कि कल को किसी से 1 गिलास पानी माँगने की नौबत ना आए कि मुझे कोई पानी भी पिला दे। जब तक जीना है, खुद के पैरों पे जीना है, क्योंकि इकल्ले आए थे, सबने इकल्ले ही चले जाना। ठीक है? अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को बैलेंस करो, लाइफ़स्टाइल को बैलेंस करो, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करो, अपनी इनर स्टेट को, यानी कि वो जो 5 पिलर्स हैं, यानी कि ये मेंटल लेवल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल, इनको, इनर स्टेट को भी आप हील करो, बैलेंस करो, तभी आपकी थायराइड की हीलिंग मतलब अच्छे से मानी जाएगी। और हीलिंग लीनियर नहीं है, आप एक स्टेप चूज़ करो यहाँ से रोड मैप से। इस वीक में आप क्या करवाओगे, चाहे आप लैब टेस्ट होगे, चाहे आप किसी सिम्पटम के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप 10-15 मिनट की सुबह की धूप भी ले रहे हो, तो वो भी आपका एक स्टेप अहेड है कि आप अब मुझे ठीक होना है। ठीक है? और ये चीज़ आपको करनी है। और कोई भी अगर हेल्थ केयर, अगर किसी की भी थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो वो खुद से बंद ना करे, क्योंकि खुद से बंद करके एकदम बॉडी को झटका देने की ज़रूरत नहीं है। हल्के-हल्के करके डोज़ कम कर सकते हैं हम और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।
कुछ भी गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। कुछ भी आपको लगा हो कि कहीं पे मैंने ऊपर नीचे कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे दिल से माफी। थैंक यू सो मच मोनिका, इतना जबरदस्त सेशन था, गलती होने का तो सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छे से आपने बताया, समझाया, सबको समझ में भी आया होगा क्या करना है, कैसे करना है। कोई चीज हो जाती है तो हम बस सबसे पहले क्या दवाइयों की तरफ भागते हैं। वो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन वो हुआ क्यों, है ना, वो हुआ क्यों वो जानना बहुत जरूरी है। और कैसे हम खुद काम कर सकते हैं, सारा जो हमारा माइंडसेट एक्चुअली में होता है कि बस हम दवाई ले आए और हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक गलत माइंडसेट है। जब तक आप अवेयर नहीं होगे चीजों के प्रति कि कोई चीज हुई है तो वो हुई क्यों है, उसको आप कैसे हील कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा खाना है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हम लोग अक्सर करके वही पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। लाइफस्टाइल पे काम नहीं करेंगे, अपने खाने पीने के हैबिट्स पर काम नहीं करेंगे, और हमें लगेगा कि हम बस दवाइयां तो शुरू कर दी हमने, हम ठीक ही हो जाएंगे। फिर हमें लाइफ टाइम एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी दवाई खाने के लिए भी शायद तैयार होना पड़ेगा, अगर हम लोग इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं तो बहुत जबरदस्त सेशन था मोनिका, मतलब कि मैं सच में बहुत 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 अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और पता नहीं, जैसे होता है ना कि किसी के साथ में एक कनेक्शन होता है, तो वो आपके साथ वो कनेक्शन फील होता है। सच में बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ पर आए, इस कम्युनिटी में आए, और सभी को इतने अच्छे तरीके से बताया। सभी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग भी यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई नया स्पीकर आता है, जब हम किसी से नए तरीके से उसको सुनते हैं, तो वो और नई एनर्जी भर देता है। तो आज बहुत जबरदस्त एनर्जी भरी। और अभी किसी के भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल जल्दी से पूछ सकते हैं। टाइम हो चला है, लेकिन फिर भी जब कुछ इस तरीके का सेशन होता है तो समय का पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया है ना। तो आप जिन्होंने भी ज्वाइन किया, आज सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसके भी कोई क्वेश्चन हो, मेरे ख्याल से सभी चैट बॉक्स भर चुका है कि सब लोगों ने यही लिखा है, और चैट बॉक्स में पूरा भर चुका है कि आपने किस तरीके से जबरदस्त सेशन लिया। शबनम जी पूछ रहे हैं कि ब्रेन फोक का कोई ट्रीटमेंट। शबनम जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, पहले आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे काम करो। पहले आप जो रोड मैप पे सबसे पहले था कि लैब टेस्ट के तरफ जाना चाहिए, है ना, वो चीज चेक करवाओ। B12 की आपके अंदर कमी हो सकती है, क्योंकि आजकल सबके साथ ही है ये चीज, है ना। तो आप एक बार चेक करवाओ। एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आप लोगों को सबको एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए, है ना। तो वो चीज है कि एक बार करवाओगे तो आपको सामने से निकल के आएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी और कहाँ कहाँ पे मुझे काम करना है। और उसके साथ मेडिटेशन और जो भ्रामरी मैंने बताया वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच सबको, जो जो सबका मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू सो मच राखी मैम, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं तो रात भर सो भी नहीं पाई इसी चक्कर में। आज मेरा स्लीप डिस्टर्ब रहा थोड़ा सा। वो तो एक्साइटमेंट होता है कि अभी कुछ बताने जा रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, वो एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट के ये होता है कारण कि भी। क्या क्या बता दें हम, कि सामने हाँ, का अवेयर हो, क्या पॉइंट हमें लगे कि सामने वाले को पता चले कि क्या कुछ कर सकते हैं हम अपने साथ ना। अगर इस सेशन से एक की भी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, तो मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है वो चीज। एक की नहीं, यहाँ पर 100 लोग बैठे तो 100 की लाइफ में जरूर चेंज आएगा। है ना। तो जी सर। आप सब बताओ, अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, आपने कुछ नया सीखा है, और आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो जरूर से लास्ट में भी खूब सारा प्यार दीजिएगा मोनिका को, और ये बताइएगा कि आपको प्यार हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मुझे तो हो गया था। देखो तो हार्ट दे रहे हैं, अगर प्यार हुआ तो। चलिए हम लोग सुधा मैम से बात कर लेते हैं। जी सुधा मैम।